नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। हमारे टॉपिक जुड़ा है अक्षांश और देशांतर। तो आज हमारा टॉपिक है अक्षांश। अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। तो क्या होती है वे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है अक्षांश को हम कहते हैं लेटीट्यूड, क्योंकि ये भी शब्द लिखा हुआ आ सकता है आपके पास, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या करता है, इंग्लिश में नहीं देकर के ऐसे लिख देगा लेटीट्यूड, ऐसे लिख देगा आपको। तो यहीं से आप याद रखना कि लेटी से लेटी हुई रेखा, ठीक है भाई। इस रेखा को हम कहेंगे खड़ी हुई रेखा और इस वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, लेटी हुई रेखा। तो यहीं से आप ये चीज़ याद कर सकते हो। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारी जो पृथ्वी है या धरती है वो किस तरह है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो धरती है वो इस तरह से गोल है, लेकिन वो गोल नहीं होकर के वो जो है यहाँ से थोड़ी सी गोलाकार नहीं होकर के क्या है, थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। थोड़ी सी क्या है, चपटी है। तो ये वाला जो ध्रुव है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको हम कहते हैं साउथ पोल। इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। ये जो बिंदु है इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और इस वाले बिंदु को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और हमने ये माना कि ये बीच में एक बिंदु है, ठीक। और यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई जो धरती को बराबर दो भागों में बांटती है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ये जो 0 डिग्री रेखा है इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य का मतलब हो गया इंग्लिश में आप ध्यान करो तो इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, ठीक है। इक्वेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धरती को बिल्कुल बराबर दो भागों में बांट रही है। एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उत्तर हो गया, ये पूरा का पूरा दक्षिण हो गया। दोबारा से बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ से थोड़ी सी क्या है, चपटी हुई है, ठीक है। गोलाकार नहीं होकर यहाँ से क्या है, थोड़ी सी चपटी है। फिर ये जो है बीच में एक लाइन खींची जाती है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य का मतलब हो गया भूमि के मध्य से, तो भूमि के बीच में जो लाइन खींची जाती है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर का मतलब क्या, जो मतलब धरती को दो बराबर भागों में बांटे। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या है और ये चपटी हुई है, इसका क्या अर्थ है। तो देखो, ये जो हमारी धरती है और ये धरती गोल और गोल नहीं होकर थोड़ी सी यहाँ से क्या है, चपटी हुई। ऐसा क्यों है, उसका कारण माना जाता है कि ये जो धरती का जो व्यास है, ये जो धरती का व्यास है, ये इस जो ये ध्रुवीय व्यास है, ठीक है, इस ध्रुवीय व्यास से क्या है, 43 किलोमीटर ज़्यादा है। ऐसा क्यों माना गया है, क्योंकि जब ऐसा माना जाता है कि धरती क्या कर रही है, परिक्रमा लगा रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूरज के भी लगा रही है चक्कर। तो ये जो धरती घूम रही है तो उसकी वजह से जब कोई चीज़ घूमती है तो घूमने की वजह से एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो ये भी चीज़ याद रखने पूछा जा सकता है कि धरती का ये जो व्यास है, ये व्यास भूमध्य व्यास जो है वो अधिक होने का कारण क्या है, तो वो आप ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। क्योंकि धरती परिक्रमा लगा रही है, धरती गोल 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 घूम रही है और जब धरती घूम रही है तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से, उसकी वजह से ये क्या हो गई, बीच में से क्या हो गई, थोड़ी सी उभरी हुई हो गई। जैसे आप कोई चीज़ और दबाव लगाओ ऊपर और ऐसे नीचे, तो वो बीच में से क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाली चीज़ है, इसलिए ये वाला व्यास इन व्यासों की तुलना में क्या है, ये जो व्यास है इसकी तुलना में क्या है, 43 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हमको बेसिक नॉलेज है जो हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके बारे में कैसे पता चला, तो उसकी भी अपनी अपनी कहानी है। कहा जाता है कि एक विद्वान थे 1671 में, जो लुई 14वें थे फ्रांस के, उन्होंने उनको फ्रेंच गुआना द्वीप था, फ्रेंच गुआना द्वीप वहाँ पे भेजा और वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, उनकी जो पेंडुलम घड़ी थी तो वो 2.5 मिनट पीछे चलने लगी। तो ये चीज़ का पता उनको उस समय नहीं लगा और बाद में जब 1687 में न्यूटन के नियम आए, न्यूटन के गति के नियम आए, गुरुत्वाकर्षण का नियम आया, तब उन्होंने देखा क्योंकि ये जो फ्रेंच गुआना था ये विषुवत रेखा के समीप था और जबकि
जो फ्रांस था वो नॉर्थ पोल के समीप था, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा काम कर रहा था। इस वजह से यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम काम कर रहा था, इसलिए घड़ी क्या चलने लग गई, धीरे चलने लग गई। तो ये आपसे पूछे जाने वाली चीज़ नहीं है, मैंने आप बता दिया कि क्या क्या कहानी है, कैसे पता लगा हमें। तो ये इस तरह से हमको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज मिली कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या रहता है, गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, वो आप जानते ही हो कि धरती का जो अपनी ओर, धरती हर पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो धरती की आकर्षण क्षमता, जो आकर्षण शक्ति है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ जाए गुरु जी की शक्ति, तो ध्यान रखना धरती की जो आकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटी है, उसे हम करते हैं गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो ये आपके होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है ये, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होता है सर्वाधिक, ये ध्यान रखना। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, तो ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इक्वेटर लाइन पे सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारी ये धरती है, ये हमारी धरती है, ये हमने मान लिया इक्वेटर है ना, 0 डिग्री, ये क्या है हमारी 0 डिग्री। ये 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, तो आपको मैंने बता दिया भूमध्य रेखा, भूमध्य जो भूमि के मध्य से खींची गई है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगर आप कहीं पढ़ो किताब में और वहाँ पे लिखा हुआ जाए विषुवत रेखा, ठीक है, क्योंकि ये जो धरती है इसको हम क्या करें, इसको विश्व भी कहते हैं। तो विश्व की जो रेखा है तो इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, जो इक्वल भागों में बांटती। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है ये कितनी है और अक्षांश कितने हैं। 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ कि अक्षांश व्रत कितने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश व्रत और आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखो कैसे ध्यान करेंगे, जो अक्षांश व्रतों की जो संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप बताना 181, और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ ले तो बताना 179। अब ये 2 कैसे कम हो गई, तो वो मैं आपको बात बताऊं। यहाँ से क्या है, 1-1 डिग्री के अंतराल पे, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ माना 1 डिग्री है और यहाँ भी 1 डिग्री है, तो इनको मिला दो। यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, तो इनको मिला दो। तो इस तरह से ये जो लाइनें खींची गई है, ठीक है, इस तरह से ये जो लाइनें खींची गई है, ये क्या है, ये सारी आपकी मतलब यहाँ 90 डिग्री तक लाइन खींची गई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तक ये जितनी भी लाइनें खींची गई है इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे अक्षांश व्रत है, ठीक है। क्योंकि ये वृत्ताकार भाग में, ये हम देखने के लिए हमने इसे बना दिया, नहीं तो जैसे ये कैसे खींची गई है, ये इस तरह से गोलाकार, इधर पूरी इस तरह से धरती के पूरी गोल आकृति में, तो इसको हम कहते हैं अक्षांश। तो 90 इधर है और 90 इधर है, ठीक है। इसी तरह से इधर दक्षिणी ध्रुव में भी है, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ हो जाएगा या 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिणी। अब 90 और 90 कितने हो गए, तो आप देखो ऐड करो तो 90 + 90 + 1, क्योंकि 1 से 90 तक है, तो ये 0 डिग्री भी तो एक ये भी तो है, तो एक ये 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा भी जोड़ोगे आप, तो एक लाइन ये हो गई, तो एक ये हो गई, तो इनको काउंट करोगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 181। तो अगर पूछ ले अक्षांश व्रत कितने हैं, क्योंकि ये सारे व्रत बन रहे, घेर बन रहे, पूरा व्रत आप जानते ही हो, इसे हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। तो ये इस तरह से इधर से पूरा पीछे जाके इस तरह से, ठीक है। तो ये व्रत बन रहे, ये हमारी धरती है माना, और ये इसके चारों ओर ऐसे लाइन खींची गई है, तो इस तरह से ये कितने व्रत बन रहे, 181। लेकिन अगर आपसे पूछ ले रेखाएँ कितनी हैं, तो क्योंकि ये दोनों केवल व्रत तो बन रहे, ये दोनों व्रत तो बन रहे हैं, लेकिन ये रेखाएँ नहीं है। रेखाएँ क्या होती है, जो 2 बिंदुओं को जोड़े, 2 बिंदुओं के मध्य जो खींची जाने वाली जो लाइन होती है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, रेखा। तो 2 बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेखा। जबकि यहाँ तो ये खुद ही एक बिंदु के रूप में, ठीक है। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये
दो घट जाते, ये माइनस हो जाते, तो जब इसमें से -2 कर देंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो 2 माइनस कर दिए तो कितने बच गए 179। तो ये 179 आपकी क्या हो गई रेखा है। तो ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है और आपके वापस पूछा जा सकता है अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 179, और अगर पूछ ले अक्षांश व्रत कितने तो 181। ठीक है, कौन से दो व्रत है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों है। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके यहाँ से आपके कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो प्रश्न ये बन सकते हैं कि सबसे बड़ा अक्षांश व्रत कौन सा है, जैसे ये हमारी धरती है और आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा अक्षांश व्रत, ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री, यानी वही भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन वाली भूमध्य रेखा। फिर इसके ऊपर अगर हम यूँ चल रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, तो आप देखते जा रहे हो कि ये क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनकी जो लंबाई है वो कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही। तो इनकी ये जो लंबाई है ये कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, तो ये ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा या जो 0 डिग्री होती है ये सबसे बड़ा या वृहद व्रत होता है। वृहद यानी बड़ा, वृहद अक्षांश व्रत, यानी सबसे बड़ा व्रत कौन सा है ये। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश व्रत क्या होते जाते, छोटे होते जाते। तो दूसरी बात आप ये याद रखना कि ध्रुवों की ओर जाने पर व्रतों, ठीक है, अक्षांश व्रत छोटे होते जाते, अक्षांश व्रत छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट बात याद रखना कि ये जो है अक्षांश रेखाएं, इनके जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी का मतलब मिडिल, ठीक है, यहाँ पे भी आप नाप लो तो भी वही रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे सब जगह सेम रहती है। और इनके बीच की दूरी कितनी मानी गई है, तो दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की जो दूरी होती है, मध्य की जो दूरी होती है, ये मध्य की दूरी कितनी मानी गई है, तो याद रखना 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर मानी जाती है इनके बीच की दूरी, 111 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कि इनके बीच की दूरी कितनी मानी जाती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है अक्षांश से संबंधित, लेटीट्यूड से संबंधित। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश ले लें या देशांतर ले लें, अभी देशांतरों की भी बात करेंगे, तो जो अक्षांश रेखाएं होती है कैसी होती है, ये होती है काल्पनिक। कैसी होती है, काल्पनिक, यानी वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये केवल हमने जगहों को मतलब जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है तो उसी तरह से, मतलब हम धरती पे तो फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन समुद्र में हम अगर खो जाएं तो हम कैसे जो मार्ग है वो कैसे ढूंढें, कैसे उस स्थान तक पहुँचें, तो उसके लिए ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। तो ये कैसी रेखा होती है, तो पहले तो याद रखना ये काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। वास्तव में ऐसी कोई रेखा धरती पे नहीं खींची हुई, ये हमने ड्रॉ की है समझने के लिए, तो काल्पनिक होती है। दूसरी बात आप याद रख सकते हो, लेटी हुई होती है। कैसी होती है, तो मैंने आपको कहा ना लेटी हुई, इसलिए लेटीट्यूड याद रखना, लेटी हुई होती है। तीसरी बात याद रखना, पूरब से पश्चिम, ये मोस्ट बात है। क्यों है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ उलझा सकता है। वो दे देगा निम्न में सत्य कथन है, काल्पनिक रेखा होती है, आप कह दोगे सही है, लेटी हुई होती है, आप कह दोगे बिल्कुल सही है। तीसरा दे देगा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करके दे देगा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। तो ये चार बातें हो गई। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये वाली क्या है, ये वाली गलत है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब हम क्या करते हैं गलती, वो देखो, हम जब भी बनाते हैं, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम हिंदी इस तरह से लिखते हैं, इसलिए हमारी आदत हो जाती है। और लगभग हर जो आप कहीं भी देखोगे तो इसी तरह से बनाते, और ये गलती है। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है। पूरब से पश्चिम की ओर, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यूँ लाइन खींची, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, यानी अपन ने कैसा खींचा इस तरह से। तो ये आदत है हमारी, लेकिन यहाँ याद रखना है वास्तव में ये रेखाएं कैसी खींची गई है, पूरब से पश्चिम की ओर।
यानी आप इसको इस तरह से याद रखो कि आप जब भी आप बनाओ रेखा तो इस तरह से याद रखो कि आपको यूं रेखाएं बनानी है, ठीक है। लेकिन हमारा हाथ क्या है, हमेशा ऐसे ही चलता है, इसलिए हम इसी तरह की रेखा बना देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप रेखा ऐसे बना लो, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखना कि ये जो रेखा है ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो यहाँ पश्चिम से पूर्व आते ही फिर दोनों ही चीज़ें आपको हो जाएगी कि इनमें से सही क्या है। तो याद रखना पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। भाई प्रमुख दिशा कौन सी हुई ये बताओ। आप ऐसे याद रखो, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट दिशा कौन सी हुई, पूर्व यानी ईस्ट और पश्चिम यानी वेस्ट। तो ईस्ट क्योंकि सूर्योदय कहाँ होता है, जो जहाँ सूर्योदय होता है वो दिशा ज़्यादा पहले। तो पूर्व क्या हो गई ईस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती है। तो ये अक्षांश रेखाओं के संबंध में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, और क्या क्या बातें उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं एक और चीज़, जैसे ये हमारी धरती है, ये हमने कह दिया इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। इक्वेटर लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं 0 डिग्री। एक आती है आपके 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में, इसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश में, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन। फिर एक हमारे 23.5 डिग्री आती है, 23.5 डिग्री साउथ में आती है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो साउथ में जो आती है इसको हम कहते हैं मकर रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। एक हमारे 66.5 डिग्री आती है, 66.5 डिग्री, इसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा या वर्त, ठीक है, आर्कटिक रेखा। एक हमारे 66.5 डिग्री साउथ में भी आती है, ये नॉर्थ में, ये साउथ में, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ आर्कटिक सागर है, यहाँ समुद्र है, और यहाँ बर्फ़ है, ठीक है ना। तो ये देखो अंटार्कटिका रेखा या व्रत मान लो, और ये आप जानते हो ये 90 डिग्री है हमारा, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये वाला जो है ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री साउथ। अब क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ से, तो देखो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध। यानी दो अक्षांशों के बीच की ये जो दूरी है, दो अक्षांश ये ले लो, कोई से भी ले लो, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं कटिबंध। तो आपने जैसे पढ़ा होगा जब आप जलवायु वगैरह पढ़ेंगे हम, तो उसमें आएगा ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब क्या है कि सूर्य वर्ष भर, कहा जाता है कि सूर्य वर्ष भर इस इक्वेटर लाइन पे चमकता रहता है। कैसे, वो भी अभी आपको समझाएंगे। तो इस इक्वेटर लाइन पे ज़रूर रहता है वो, तो इसलिए यहाँ पे दिन रात की अवधि बराबर होती है। कर्क रेखा पे आता है तो फिर यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, हमारे गर्मी के मौसम चालू हो जाते हैं, और जैसे ही वो मकर रेखा पे जाता है तो हमारे यहाँ सर्दी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी चालू हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसको हम के कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो है, जो मैं ग्रीन से आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है, क्योंकि मैंने आपको कह दिया दो स्थानों के, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध, और ये हमेशा गर्म रहता है, तो गर्म रहने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है। फिर ये जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री, ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये वाला कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, और इसी तरह से ये वाला भाग भी कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। फिर ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है शीत कटिबंध। शीत का मतलब है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, शीत, ठीक है। और ये वाला भाग भी क्या कहलाता है, शीत कहलाता है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सूरज हमेशा यहाँ चमकता रहता है, तो ये वाला भाग तो होता है उष्ण यानी गर्मी का, और ये वाला भाग होता है शीत का, और इन दोनों के बीच में तो आप जैसे संधि पढ़ते हो, तो शीत और उष्ण मिलके क्या बन गए, शीतोष्ण, तो शीतोष्ण कटिबंध। तो जब हम जलवायु पढ़ेंगे वहाँ भी हमारे ये चीज़ काम में आएगी। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि 3 तरह के कटिबंध होते हैं मेन जलवायु की इनकी दृष्टि से, ठीक है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो वो क्या में पे किस तरह से, वो आपसे ये पूछ सकता है उष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है,
तो आपको बताना है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आएगा। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री या कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा और मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण में आएगा। और जो 66.5 से 90 डिग्री साउथ और 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला जो प्रदेश है ये आपके कहाँ आएगा, ये आपके मतलब शीत कटिबंध में आएगा। तो इस तरह से ये कटिबंध भी है जो आपको यहाँ से ध्यान में रखने। देखो आगे हम कुछ बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या पूछा जा सकता है आपसे। ऐसा प्रश्न आ सकता है कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा, ये जो तीनों इम्पोर्टेंट जो लाइंस है, रेखा है, ये तीनों किस महाद्वीप से निकलती है। तो हम 7 महाद्वीप जो पढ़ते हैं तो उनमें से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ध्यान रखना एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों रेखाएं आपको गुजरती हुई मिलेगी। फिर प्रश्न आ जाए कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर एशिया, ठीक है। और इसी वजह से एशिया में आप जानते हो भारत आता है। तो भारत आता है तो भारत में से हमारे आप जानते हो कि राजस्थान में से होके हुए भी ये रेखा गुजरती है। तो उसकी भी ट्रिक है, लेकिन वो जो भारत वाला, भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि किन किन 8 राज्यों से वो रेखा गुजरती है हमारे। मकर रेखा, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका। अब प्रश्न आ जाए कर्क, है ना, मकर या एक, तो ये आपको ध्यान रखना, कर्क रेखा फिर मकर रेखा। मकर रेखा हमारे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। और अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा केवल दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका से गुजरती है। अब यहाँ यूरोप महाद्वीप नहीं आया, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कोई रेखा नहीं गुजरती है। तो आप ध्यान रखना यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से इन तीनों लाइन में से, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट लाइन है इनमें से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। वहाँ से आर्कटिक वर्त गुजरता है, लेकिन ये लाइन्स नहीं गुजरती है, ठीक है। तो और आपको देखो मैप के माध्यम से बताते हैं। ये देखो मैंने आपके लिए एक मैप ड्रॉ किया है जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये 3 लाइनें हमारे, कर्क, कैंसर लाइन, भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन और मकर रेखा, ठीक है। तो ये देखिए आप, कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे एशिया में से निकल रही है, ठीक है। यूरोप में से नहीं निकल रही, यूरोप यहाँ से थोड़ा ऊपर रह गया ये यूरोप। ये अफ्रीका है, अफ्रीका पे से निकल रही है और उत्तरी अमेरिका में से निकल रही है। जब हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये हमारे दक्षिणी अमेरिका में से निकल रही है, अफ्रीका में से निकल रही है, 2 ही आएगी और उसके अलावा कोई नहीं है। फिर इधर हम बात करें तो मकर रेखा की बात करें तो वो हमारे दक्षिणी अमेरिका में से निकल रही है, अफ्रीका में से निकल रही है और ऑस्ट्रेलिया में से निकल रही है, ठीक है। और तो यूरोप में से कोई भी लाइन नहीं निकल रही है, तो यूरोप से कोई भी लाइन नहीं निकल रही है। ऑस्ट्रेलिया से केवल एक निकल रही है, कौन सी, मकर वाली। तो अगर आप ये मैप को समझ लेंगे तो फिर आपको क्या समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैपिंग से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है। एशिया से केवल कर्क कैंसर लाइन गुजर रही है, बल्कि भूमध्य और ये नहीं गुजर रही। तो आप जानते हो ये जो भूमध्य रेखा है इस पे जो देश स्थित होते हैं बहुत गर्म होते हैं। तो जिसे आप देखो अफ्रीका, तो अफ्रीका के लोग इतने काले क्यों, क्योंकि वो वर्ष भर इन्हीं कटिबंधों के बीच में, और ये वाला जो प्रदेश है ये हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। जो गर्म रहने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो अक्षांश को लेकर के आपके ये सारी चीज़ बनती है। तो ये मैंने आपको समझाया है। पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप है कौन सा नहीं है, तो इन सारे को भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।